Assalamu alaikum, dear student. This is Saddam Hussain, lecturer in chemistry, Harvard Degree College, and today we will discuss the topic nucleophilic substitution reaction. We will discuss that how a nucleophile in a substrate replaced by another nucleophile. So these reaction we will discuss nucleophilic substitution reaction. First of all, we will try to know what is a nucleophile. So anything carrying negative charge is called a nucleophile. For example, we have Cl negative, we have Br negative. So both of these act as a nucleophile because they are carrying a negative charge. So in nucleophilic substitution reaction, nucleophile substitute another nucleophile in the substrate molecule. हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये रिएक्शन होंगे और उसमें एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी से प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड में होता है RX. X जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है न्यूक्लियोफाइल. अब इस X को हम रिप्लेस करेंगे किसी और न्यूक्लियोफाइल पे, फॉर एग्जांपल OH पे रिप्लेस करेंगे. सो इस किस्म की रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हमारे पास, तो उसको हम देखेंगे. जर्नल अगर आप देख लें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी आपके पास रिएक्टेंट जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. तो ये आप देख ले, एक कार्बन है आपके पास, ये R, ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स है और यहाँ पे आपके पास अटैच है कोई भी न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव ओवर हियर क्लोराइड, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड, and we are interested to add this nucleophile which is Y negative, which is called attacking nucleophile. So we have a leaving group, this one is called a leaving group, and this one is called attacking group or attacking nucleophile or leaving nucleophile. अच्छा, फिर आप यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक सॉल्वेंट भी यूज होगा. इन रिएक्शन में एक सॉल्वेंट भी यूज होगा. जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट करते हो तो उसमें आपके पास पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होते हैं. कहाँ पे पोलर यूज होंगे, कहाँ पे नॉन पोलर यूज होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे. यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज होगा. अब ये जर्नल रिएक्शन है. सो सबस्ट्रेट हो गया आपके पास और आपके पास हो गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो जाए तो ये X आपके पास निकल जाएगा. इसको न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं. न्यूक्लियोफ्यूज निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है. और ये Y आपके पास यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस सबस्ट्रेट के साथ. तो जर्नली ये रिएक्शन इस तरह होगा, एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इस सबस्ट्रेट. अच्छा, फिर अगर आप देख ले यहाँ पे, अगर आप हम देख ले, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म्स होते हैं. दो मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. पहले को हम बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म. सो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में. और SN2 में क्या होता है आपके पास, SN2 में आपके पास दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में. सो इन दो मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख ले, सो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास एक सबस्ट्रेट है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास अल्काइल हैलाइड कोई सबस्ट्रेट है, सो उसमें या तो होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या आपके पास होगा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे. कब SN1 होगा और कब SN2 होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट. अगर आपके पास प्राइमरी टाइप का सबस्ट्रेट है तो वहाँ पे आपके पास कौन सा होगा, SN1 होगा या SN2 होगा. अगर आपके पास सेकेंडरी टाइप का अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे आपके पास SN1 होगा या SN2 होगा. ये डिसाइड करेगा, सबस्ट्रेट का नेचर डिसाइड करेगा कि कौन. सो लेट्स हैव ए लुक फॉर द फर्स्ट मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म. कि SN1 मैकेनिज्म किस तरह होगा और किन किस्म के सबस्ट्रेट में SN1 मैकेनिज्म होगा, उसको हम देखते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देख ले, ये हमारे पास है SN1 मैकेनिज्म. जर्नल हम
देखेंगे, एक सबस्ट्रेट लेंगे और उसको हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है और किस किस्म की सबस्ट्रेट में होता है। याद रखिए जब भी आपके पास SN1 मैकेनिज्म होता है वहाँ पे आपके पास ज़रूरी है इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इट शुड बी अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, it should be what? It should be a tertiary alkyl halide। वो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जिसमें कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल RRR, सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का सबस्ट्रेट होगा आपके पास SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये बात तो आप जहन में रख दें। दूसरी बात क्या है आपके पास, जब भी आपके पास कोई पोलर सॉल्वेंट आपने यूज किया है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, कोई भी पोलर सॉल्वेंट आपने यूज किया है, पोलर सॉल्वेंट, तो वो सबस्ट्रेट जाएगा किस में? वो सबस्ट्रेट फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट that should be polar and with respect to the nature of the alkyl halide that should be tertiary in this case. In this case it should be a tertiary alkyl halide। अच्छा, ये रिएक्शन होता किस तरह है? तो 2-3 बातें इसकी इंपॉर्टेंट, उसको आप देख ले। नंबर 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपके पास क्या होगा SN1 मैकेनिज्म में, 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। जब आप इसके लिए फॉर एग्जांपल रेट लिखोगे तो रेट एक्सप्रेशन में इसका एक मॉलिक्यूल आपको एक्सप्रेस होगा। दूसरी बात इसमें क्या है? द सेकंड थिंग दैट इज 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। और ये रिएक्शन जो होता है SN1 मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप्स में आपके पास होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का, और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या होता है? अटैक होता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का। 2 स्टेप्स में होता है। तो किस तरह होता है वो अभी हम देख लेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? द फर्स्ट स्टेप वी हैव एन अल्काइल हैलाइड, we have an alkyl halide substrate, this one, and this is a tertiary alkyl halide. This X is for example chlorine, a chloride, bromide, etc. कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। We have a polar solvent and in the first step this X will detach from this alkyl halide। ये X से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन आपके पास बनेगा किस सॉल्वेंट में? पोलर सॉल्वेंट में। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू आर यूजिंग पोलर सॉल्वेंट? तो क्यों हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि जब आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाता है, इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। अच्छा, अब इसका जो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है RDS, जो मैंने लिखा है, व्हाट इज मीन बाय RDS? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इन मैकेनिज्म का, इस मैकेनिज्म में ये जो आपके पास स्टेप है, दिस इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है? वो स्टेप जो आपके पास स्लो स्टेप हो, द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। सो ये एक स्लोवेस्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि आप किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से चार्ज पार्टिकल बना रहे हो, चार्ज स्पीशीज बना रहे हो, तो ये स्टेबल है। ये आप इसे एक अनस्टेबल चीज़ बना रहे हो, तो ये क्या होगा? आपके पास ज़्यादा वक्त लेगा, आसानी से नहीं बनेगा। तो स्लो स्टेप होगा। अच्छा, दूसरे स्टेप में आप देखिए, ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये प्लेनर कार्बोकेटाइन होता है, प्लेनर कार्बोकेटाइन होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये प्लेनर कार्बोकेटाइन बन गया। दूसरे स्टेप में क्या करेगा? जो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया, ये वाला, ये अब इस प्लेनर कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये आपका एक प्लेनर आपके पास कार्बोकेटाइन है, ये वाला इस पे अटैक करेगा, फास्ट स्टेप होगा। अब ये क्यों फास्ट स्टेप है? बिकॉज वी हैव over here on the nucleophile a negative charge and the carbon we have positive charge, so charge species तेजी के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा।
सो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेप तेज स्टेप होगा, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है और आपके पास ये सबस्ट्रेट बन जाएगा। अब ये वाला सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट है और ये वाला सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, स्टार्टिंग इनिशियल जो आपके पास रिएक्टेंट तब वो था। तो इसमें क्या चेंज आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन चेंज आपके पास आया है। यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल था पहले वो एक्स था न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज था, और इसके एंड में यहाँ पे इसकी जगह एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। सो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। कब, जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा, जब आपके पास इस इनवन मैकेनिज्म होगा तो इस तरह का ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सही, जब भी आपके पास इस इनवन मैकेनिज्म होता है तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा आरडीएस में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा ये रिएक्शन, और इसमें जो आपके पास सबस्ट्रेट है दैट शुड बी अ टर्शियरी सबस्ट्रेट, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही होगा, और ये आपके पास ये रिएक्शन इस तरह होगा। सो फाइनल, इनिशियल आप देख ले, फाइनल आप देख ले, इस सबस्ट्रेट में सिर्फ चेंज किस चीज़ का है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का चेंज है। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल एक तरह का था और ये रिएक्शन हो के इस इनवन मैकेनिज्म फॉलो करके आपके पास एंड में क्या आ गया, एंड में आपके पास ये वाला सबस्ट्रेट आ गया जो एग्जैक्टली इस तरह है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का चेंज आया है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो ये तो हो गया आपके पास इस इनवन मैकेनिज्म। इसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है वो दूसरी तरह का एक मैकेनिज्म भी फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। So hope you will understand. Thank you.